हम्म। जी बच्चों, यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ है आप लोगों को? ओके जी, वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपके पास हो गया ये फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगले कॉन्सेप्ट का ताल्लुक है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही ये आर्टिकल है जो पहले चैप्टर में है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फातिमा, आपने कॉलेज जाना शुरू किया तो आपने तो ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है वही आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक है। कौन पढ़ा रहा है वैसे आजकल फिजिक्स आपको? मैम सबा रसूल। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो किसी खास एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, एक बात अपने ज़हन में स्टोर रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को शो किया जाता है फाई बी से। बी का मतलब मैग्नेटिक और फाई का मतलब फ्लक्स। अच्छा, यहां पर देखें, इसका मतलब एक्चुअली में ये बनता है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक एरिया है और दिस इज आवर एरिया। तो आप अगर ये पता कर लें कि इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, ये आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो एक खास एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरती हैं वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स को आप एक और तरीके से भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक्चुअली में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है। किसकी जी? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एलिमेंट एरिया या वेक्टर एरिया। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट एरिया। अब एलिमेंट एरिया मैं बहुत दफा समझा चुका हूं, एक दफा दोबारा बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एरिया है, तो इस एरिया को अगर आप डायरेक्शन दे दें, यानी इस एरिया के परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये जो वेक्टर होगा इस वेक्टर का नाम क्या होगा? एरिया वेक्टर। तो किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है उसको कहते हैं एरिया वेक्टर। अब यहां पर अगर आप गौर करें नीचे वाली डायग्राम में, तो एरिया का वेक्टर ऐसे बनेगा, ये आपका एरिया वेक्टर है और जो व्हाइट वाली लाइंस हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर कुछ समझने वाली बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एरिया पड़ा हुआ है कुछ ऐसे करके, ये आपका एरिया पड़ा हुआ है। अब आपका एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा, क्योंकि आपको पता है एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, जबकि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसे होंगी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखा जाए और एरिया वेक्टर को देखा जाए, सरफेस एरिया को नहीं देखना, एरिया वेक्टर को देखना, तो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर या सरफेस एरिया को जब आप देखेंगे तो दोनों पैरेलल हैं। यानी मैं ये बोलूंगा कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर एरिया आर पैरेलल, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और वेक्टर एरिया क्या होते हैं? पैरेलल। लेकिन आप इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप सरफेस एरिया को देखें तो ये आपका सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। अब मैंने वेक्टर एरिया नहीं बोला, बल्कि मैंने कौन सा एरिया बोला है? सरफेस एरिया। तो ये दोनों सेम ही केस हैं, यानी ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों सेम बातें। बोथ आर सेम थिंग। एरिया और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो या वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के
पैरेलल हो, दोनों बातें सेम। इस केस में आपने याद रखना है कि जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा जी, मैक्सिमम फ्लक्स तब होगा जब आपका वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर आपका वेक्टर एरिया सॉरी एरिया सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, दोनों का मतलब सेम है। चलें इसका स्क्रीनशॉट करें जरा जल्दी से। 1 2 3 ओके बाय। चलें नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जरा समझिएगा, अगर आपका एरिया ऐसे पड़ा हुआ है लेटा हुआ, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, लो जी, अगर आपका एरिया ऐसे पड़ा हुआ है तो आपको पता है वेक्टर एरिया तो आपके पास के परपेंडिकुलर होगा, ये आपके पास कौन सा एरिया आ गया, वेक्टर एरिया। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके ऊपर से गुजर जाएंगी सारी ऐसे। ये केस कैसा होगा जरा मेरी वीडियो में देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये आपका वेक्टर एरिया होगा यानी एरिया के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इसके ऊपर से, एरिया के ऊपर से। तो यहां पर देखें तो वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में आप लोगों ने याद रखना है कि अगर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों परपेंडिकुलर हो, इस केस में फ्लक्स कैसा होगा, मिनिमम। यानी अब बहुत कम लाइंस गुजरेंगी, पहले बहुत ज्यादा लाइन गुजर रही थी लेकिन अब बहुत कम लाइन गुजरेंगी, तो फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। एक बात जो मैं बताना भूल गया, वो ये कि हमने ऊपर एक डेफिनेशन लिखी है फ्लक्स की, और वो हमने ये लिखी है कि ये स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है। इसको आगे पढ़ते हैं जरा। एक्चुअली कहा कुछ ये गया है कि जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होता है। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कोस थीटा। यहां से कुछ बातें हमारे सामने आती हैं, वो बातें ही आती हैं कि फ्लक्स पहली बात मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, फ्लक्स दूसरी बात एरिया पर डिपेंड करता है, और फ्लक्स तीसरी बात एंगल थीटा पर डिपेंड करता है। तो यहां से हमारे सामने कुछ बातें आती हैं कि फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करता है। तो यहां से आपने याद रखना है कि व्हाट इज द डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुल मिला के तीन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। नंबर टू, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है एरिया पर, और नंबर थ्री जो है वो डिपेंड करता है एंगल पर। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, एंड एट लास्ट ये डिपेंड करता है एंगल पर। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, भूल ना जाना। देन अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला लिखूं तो वो आता है बी डॉट ए। यहां से मैं इनके यूनिट निकाल सकता हूं। यूनिट देखिएगा जरा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक यूनिट जो है वो निकलेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ओके, तो एक यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स का है वो है टेस्ला मीटर स्क्वायर। चलें जी, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, बाकी बातें बाद में कराता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले जरा, 1 2 3 ओके जी।
लेट मी गिव ओनली 1 मिनट। समझ में आ गया सारा? कोई सवाल है तो मेरे से डिस्कस करें अभी जल्दी से। समझ में आ गया है तो ओके करें। ये सारी वो बातें हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, सिर्फ इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि चैप्टर की कंटिन्यूटी बाकी रहे। ये ना हो कि मैं आगे पढ़ाता जाऊं और आपको पीछे से कुछ भी ना आता हो। जी मरवा, आपको समझ में आया? अच्छा जी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो था फाई बी इज इक्वल टू बी ए। अगर आप यहां से बी की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो ए को ये इधर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड करा दें, तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी फाई बी डिवाइड बाय एरिया। ओके, ये आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बी क्या है जी? ये बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। बी को आप कह सकते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या बी का एक और नाम भी है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बी का एक और नाम भी है जी मैग्नेटिक इंडक्शन। ये एक और नाम भी है बी का, तो दोनों नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और एक मैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन भी इसके यूनिट भी याद रखने हैं। अभी देखिए मैंने फ्लक्स का यूनिट क्या बताया आपको? फ्लक्स का यूनिट मैंने आपको बताया है टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, सॉरी टेस्ला मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर नहीं। और नीचे आ जाए, एरिया भी लिखा हुआ है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपके पास इसका आएगा टेस्ला। तो यहां से आपको पता चला कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। बच्चे टेस्ला को आप न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी कह सकते हैं, और साथ आप इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये सारे यूनिट याद रखने हैं क्योंकि सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो ये सारे ही यूनिट याद रखने हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी है और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। अच्छा, ये सवाल बड़ा आता है कि ये न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर कैसे आ गया, तो ये भी बता देता हूं। अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी। यहां से अगर आपने बी मालूम करना हो तो आई और एल जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास जो बी है उसका फार्मूला बनेगा जी एफ डिवाइड बाय आई एल। यहां से आप इसका यूनिट निकाल लें न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पेयर और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये देखा कि किस तरह से ये वाला यूनिट हमने साबित किया है। तो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर भी आपके पास इसका यूनिट होता है, ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज में बहुत दफा पूछा जा चुका है। चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और कोई बात इसमें नहीं रह गई। चलें, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अगली जो चीज है वो है अम्पेयर्स लॉ, या अगर हम ज्यादा बेहतर तरीके से कहें तो आप इसको कह लें जी अम्पेयर्स सर्कुटल लॉ, सर्किट्स पर लगने वाला लॉ। अच्छा, अब अम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से कुछ इस फासले पर या इस पॉइंट पर अगर मैंने मालूम करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार क्या निकलेगी, तो उसके लिए मुझे कौन सा लॉ यूज करना पड़ता है? उसके लिए मुझे यूज करना पड़ता है गॉस लॉ या गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ मुझे ये बताता है कि किसी चार्ज से दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एम्पेयर का सर्कुटल लॉ है ये मुझे ये बताता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। जारी बात है जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो इसके अराउंड क्या पैदा हो जाएगी?
मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अगर मैं बच्चों से ये पूछूं कि अब मुझे बताएं कि इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे कौन बताएगा? एम्पेयर्स लॉ। फिर बता रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, गॉसेस लॉ का काम आपको ये बताना है कि किसी चार्ज से दूर या नंबर ऑफ चार्जेस से दूर पॉइंट पर किसी खास फासले पर इलेक्ट्रिक डेंसिटी कितनी होती है। उसी तरह से एम्पेयर लॉ ने ये बताना होता है कि किसी करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी खास पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये काम होता है एम्पेयर के सर्कुटल लॉ का। सवाल ये है कि एम्पेयर का सर्कुटल लॉ हम डिराइव कैसे करते हैं वो समझना है। पहले हम ये देखते हैं कि कहता क्या है। कहता ये है कि किसी भी चीज की जो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट की डॉट प्रोडक्ट है वो बराबर होती है म्यू नॉट टाइम्स आई। यहां पर अब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, मैं दोबारा समझाना चाहता हूं बड़ी डिटेल में। पहली बात तो ये कि ये जो म्यू नॉट है ये होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिन लोगों ने मेरे से कूलम्स लॉ पढ़ा था उनको मैंने कांस्टेंट पढ़ाया था एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट था रिलेटिव सॉरी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सवाल ये है कि ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में फर्क क्या है। देखिए परमिटिविटी ये शो करती है कि रेजिस्टेंस कितनी है। अच्छा, किस चीज के ऊपर रेजिस्टेंस, ये भी याद रख लें। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है ना उसको मीडियम कितनी रेजिस्टेंस देता है, यानी फोर्सेस को एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक पहुंचने में कितनी मुश्किल होती है, कितनी रुकावट होती है, मीडियम कितनी रुकावट देता है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। जबकि परमिएबिलिटी होता है कितनी परमिशन मिलती है मैग्नेटिक फोर्स को मीडियम से। तो दोनों उल्टे हैं, यानी जो परमिटिविटी है वो रेजिस्टेंस को शो करती है और परमिएबिलिटी जो है वो परमिशन को शो करती है। तो ये रिलेशन निकलता है एम्पेयर के सर्कुटल लॉ का। सवाल ये है कि ये रिलेशन निकलता कैसे है, तो जरा ये समझिएगा। लेट से ये आपके पास एक तार है, वायर है, इस वायर में से लेट से करंट गुजर रहा है। लेट्स इमेजिन कि इस तार में से करंट जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो चूंकि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है तो ये बात तो सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर होगी। तो मैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर देता हूं। तो इसके अराउंड इस तरह से क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंट की तरफ होगी। हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो किधर को होगी? टेंजेंट को। जैसे इधर को मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? तो इधर को होगी, टेंजेंट की तरफ। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगी? जो टेंजेंट को होगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इस पॉइंट पर किधर को होगी जी? तो टेंजेंट को होगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इस पॉइंट पर किधर को होगी जी? तो टेंजेंट को होगी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगी अलोंग द टेंजेंट। आप क्या करें? आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, यानी जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उस हिस्से को आप बोल दें डेल्टा एल। बिल्कुल इसी तरह इस हिस्से पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इस हिस्से को बोल दें डेल्टा एल। एक को डेल्टा एल वन कह दें, एक को डेल्टा एल टू कह दें, एक को डेल्टा एल थ्री कह दें। इस तरह छोटे छोटे जब आप टुकड़े करते जाएंगे तो एक टुकड़ा आएगा डेल्टा एल एन। क्या टुकड़ा आएगा जी? डेल्टा एल एन। अब सारे टुकड़ों को जब आप जमा करेंगे, सारे टुकड़ों को जब आप क्या करेंगे? जमा करेंगे, तो हर टुकड़े की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसी आएगी। मतलब एक टुकड़ा है पहला, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डेल्टा एल वन। दूसरे टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डेल्टा एल टू। तीसरे टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डेल्टा एल थ्री, एंड सो ऑन। आखिरी टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डेल्टा एल एन। इसका स्क्रीनशॉट लें जरा, 1 2 3। ओके बाय। तो जब आप इन सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को जमा करेंगे तो आएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। ये लिमिट है 1 से लेकर n तक। फर्स्ट ईयर आपने मुझसे ही पढ़ी है तो ये आपको पता होगा, इसको हमने चैप्टर 4 में बड़ा इस्तेमाल किया था। इधर आपके पास आ जाएगा बी डेल्टा एल, और एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि ये किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब यहां पर ये भी याद रखना है कि ये जो करंट है ये करंट इंक्लोज्ड होता है। ठीक है जी, तो ये जो करंट है इसके साथ हम ई एन सी लिख देते हैं। इंक्लोज का मतलब क्या है? ये जो आपकी वायर है, इस वायर में जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे इंक्लोज करंट। बाहर जितने भी करंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता।
अब यहाँ पर याद रखना है कि ये जो करंट इंक्लोज्ड है ये अम्पेरियन लूप करता है। जिस तरह गॉसिस लॉ में गॉसिस सरफेस होती है ना, गॉसियन सरफेस, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर अम्पेयर लॉ में जो है ना वो अम्पेरियन लूप होती है। फर्क याद रखना है अम्पेरियन लूप का गॉसिस लॉ से, गॉसिस लूप से या गॉसिस बॉडी से, वो ये कि एम्पेरियन लूप जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, गॉसिस जो है वो फिर 3 डायमेंशनल होती है। तो अभी हम गॉसिस के ऊपर ही चलते हैं। अगर गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है तो वो 3 डायमेंशनल सरफेस होती है, यानी मैं इस तरह से स्क्वायर इमेजिन नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर एक क्यूब ही इमेजिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें क्यूब इमेजिन करते हैं। तो गॉसियन सरफेस होती है वो 3D होती है, ये चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि गॉसियन सरफेस जो है वो क्या होती है, वो 3D होती है। लेकिन अगर मैं एम्पेरियन लूप की बात करूं तो वो 2 डायमेंशनल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मेरे पास एक लगा लें सोलिनोइड है, ये एक सोलिनोइड है, और इस सोलिनोइड की मैंने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, तो बड़ा आसान तरीका है, मैं कंपेरियन लूप इमेजिन करूंगा जो कि 2 डायमेंशनल होगा, तो मैं एक रेक्टेंगल भी इमेजिन कर सकता हूँ। अब रेक्टेंगल 3 डायमेंशनल नहीं होता बल्कि 2 डायमेंशनल होता है, तो मैं एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल भी इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कौन सा लूप बन जाएगा, ये बन जाएगा अम्पेरियन लूप। जब हम सोलिनॉइड के लिए एम्पेरियन लूप को इमेजिन करते हैं तो सोलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू आती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये हमने कल न्यूमेरिकल्स में भी यूज की थी, याद होगा आप लोगों को। जहां पर ये जो n है ये होता है N/L, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये इसका यूनिट होता है पर मीटर। ये भी याद रखना है कि इसका यूनिट होता है पर मीटर। तो इसका मतलब है आप ये वाले रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N/L, और साथ आप I लिख सकते हैं। तो अगर आप अंपेयर्स लॉ लगाएं सोलिनॉइड पर तो आप ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी मालूम करेंगे। ठीक है जी, ये सोलिनॉइड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। पल्ले पड़ी बात के कोई नहीं। ओके बच्चों, अब जरा देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें यहाँ से। हाँ जी, ले लें स्क्रीनशॉट इसका, 1 2 3, ओके बाय। अच्छा, अब अगली चीज, जो हमारा पहला आर्टिकल था ना यहाँ पर, इसको क्या हो गया अब, जो हमारा पहला आर्टिकल था, फर्स्ट आर्टिकल, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगती है, उससे फोर्स लगती है। अब वही चीज हमने एक चार्ज के ऊपर लगानी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को भेजता हूँ, तो आपको पता है मूविंग चार्ज की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब ये चार्ज मूव करेगा तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और पहले भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। तो अब ये यहाँ पर जाएगा तो होगा ये कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और इसका पाथ हो जाएगा बेंड, और ये इस तरह गोल गोल मूव करने लग जाएगा। अब ये गोल गोल क्यों मूव कर रहा है ये याद रखना, क्योंकि ये 90 डिग्री पर एंटर हुआ है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंटर होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इधर को, यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी नीचे को, और यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इधर को। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा। लेकिन ये बात भी याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करता हूँ, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को एंटर कराता हूं, लेकिन अब आप गौर करें तो एंगल 90 डिग्री नहीं है। यहां पर याद रखना है कि इस केस में जो एंगल थीटा है, दैट एंगल थीटा इज एक्चुअली लेस देन 90 डिग्री। पहले एंगल 90 था, वो सर्कुलर पाथ में चली गई, अब एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है, तो अब वो एक सर्कुलर सॉरी वो अब वो एक हेलिकल पाथ फॉलो करने लग जाएगा। कौन सा पाथ, हेलिकल, स्प्रिंग की तरह का, ऐसा ऐसा। तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा इसको सीधा बना दूं ऐसे करके। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करने लग जाएगा, हेलिकल पाथ फॉलो करने लग जाएगा।
तो यहां से याद रखना है कि अगर आपका एंगल थीटा 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा चार्ज? सर्कुलर पाथ। और अगर आपका एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो फिर वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ। ये दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस साल भी आएंगी, हर साल आती हैं, तकरीबन हर साल आती हैं, और एमडी कैट में भी आती हैं, ई कैट में भी आती हैं। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती, कोई भी नहीं बताता, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो सर्कुलर पाथ पे आएगा, अगर आप 90 डिग्री से कम के एंगल पर आएंगे तो हेलिकल पाथ। यहां पर ये चार्जेस ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। एक चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसको बोलते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। दोबारा से साइन थीटा आ गया तो यहाँ पर पक्की बात है क्रॉस प्रोडक्ट होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट होती है यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। तो फोर्स लगती है जी क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब यही फोर्स अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करूं, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोर्स बनेगी जी, जहां क्यू लिखा हुआ है चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बाकी आप लिख लें जी वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई वी बी। ये भी याद रख लीजिएगा कि ये कब लिखेंगे? जब थीटा 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 91 होता है, तो साइन थीटा जो है वो 1 आ जाएगा, फिर आप उसको ई वी भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये फोर्स जो है वो प्रोटॉन के लिए भी होती है। प्रोटॉन के लिए जो है वो फिर फोर्स ये बनेगी ई पॉजिटिव, यहाँ ई नेगेटिव होगा वहां ई पॉजिटिव हो जाएगा। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, राइट हैंड पाम रूल, जो कि शुरू में बताया था, वही तरीका यहाँ पर भी लगेगा, राइट हैंड पाम रूल, कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी, आपका जो थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करेगा, यानी चार्ज किस तरफ को जा रहा है। तो आपका जो पाम का परपेंडिकुलर है, यानी हथेली के ऊपर परपेंडिकुलर बना है, तो वो शो करेगा कि फोर्स किधर को लगेगी। जैसे हम ये पहली वाली डायग्राम देखते हैं जहां पर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो चार्ज की वेलोसिटी जो है वो थंब शो करेगा, तो वेलोसिटी ये थंब आगे की तरफ। जो फिंगर्स है उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड शो करनी है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, पेज से अंदर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ऊपर। तो यहां पर देखें ये जो फोर्स है ये मैंने कहां को लगाई हुई है? ऊपर की तरफ लगाई हुई है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। चलें इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। चलें जी बच्चों, यहां पर हमने आधा चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लिया, ठीक है जी। बाकी आधा फिर इंशाल्लाह हम किसी और लेक्चर में करेंगे। कल हमारा जो आर्टिकल बनेगा वो बनेगा गैल्वेनोमीटर, आई थिंक जी गैल्वेनोमीटर हमारा आर्टिकल बनेगा। तो कल इंशाल्लाह प्रॉपर एनिमेशंस के साथ हम गैल्वेनोमीटर को देखेंगे। जैसे हमने सीआरओ पढ़ा था ना, एक बड़ा मुश्किल टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन एनिमेशंस के साथ पता ही नहीं चलता कि क्या है इसमें, बड़ा आसान लगता है। जैसे चार्ज बाय मास रेशियो पढ़ा था, बड़ा मुश्किल टॉपिक, लेकिन एनिमेशन के साथ पता ही नहीं चलता कि क्या चीज है इसके अंदर, बड़ा आसान हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो गैल्वेनोमीटर है इसको भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि पूरी एनिमेशंस के साथ पता ही ना चले कि टॉपिक इतना मुश्किल भी है। देन हमारे भाई ये टॉपिक जो है ना, चैप्टर जो है वो 4 दिनों का मेहमान रह जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो मैक्सिमम कर चुके हैं, 2-3 ही रह गए हैं। चलें जी, तो ये आपका आज का लेक्चर था, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, कोई मसला हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।